Welcome everyone to day 2 of chapter organizing। डे 1 में हम लोग ने जो सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग उसको स्टार्ट किया था। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड स्टेप्स विच आर देयर इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस वो किया था। स्टेप्स कौन कौन से थे? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड लास्टली एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। डे 1 का वीडियो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो कैसे किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को हेल्प करता है स्मूथली काम करने में और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अटेन करने में। ओके, तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है 7 पॉइंट्स हैं आपके सामने हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले है स्टूडेंट्स बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर ये याद करने का तरीका हो सकता है, अगर आप लोग फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग का याद किया होगा, अभी भी सामने आपके आया था रिवीजन के वक्त, डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सारे काम को स्मॉलर पार्ट्स में बांट देता है और स्मॉलर पार्ट्स में बांटने के बाद उस काम को अलॉट कर देता है, जो उसका वर्क फोर्स है यानी कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनमें बांट देता है, एलोकेट कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो लास्ट डे में मैंने वीडियो में एक कीवर्ड लिखा था, डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होगा, जो बर्डन है, वर्कलोड है, वो शेयर हो जाएगा और बर्डन वर्कलोड जो है रिड्यूस हो जाएगा सारे एम्प्लॉयज़ से। इससे क्या होगा, वो लोग स्पेशलाइज कर देंगे उस फील्ड में और स्पेशलाइजेशन क्या लाएगा, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ाएगा। तो इससे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। पढ़ देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंगस्ट द वर्क फोर्स, यानी कि काम को डिवाइड करके वर्क फोर्स में बांट दिया। इससे क्या होगा, वर्कलोड बर्डन जो है वो रिड्यूस होगा और प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की बढ़ेगी, विच इन टर्न्स बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट्स, अगेन अगर आपने डे 1 में ऑर्गेनाइजिंग का जो मीनिंग का एक्सप्लेनेशन था उसमें पार्ट वाइज करके डेफिनेशन को बांटा गया था, उसमें एक लाइन आई थी क्लैरिटी इन जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट्स, होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि हायरार्की होती है, ठीक है, वो क्लैरिफाई करती है कि कौन किसको ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर को कौन फॉलो करेगा और उसकी रिपोर्ट किसको करेगा। ठीक है, यानी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्लैरिफाई करती है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा। इससे क्या होगा, कोई भी एम्बिग्विटी होगी या कन्फ्यूजन होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कौन किसको ट्रांसफ़र करेगा ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को। इस हायरार्की से क्या होगा, सारे जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे होंगे उनको अपना क्लियर होगा जॉब, यानी कि उनको क्या काम करना है। इससे बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, लाइन पढ़ देता हूँ। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लैरिफाइज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, देयर बाय एनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा ना सेकंड पॉइंट में क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स, यानी कि अगर सबको पता है कि किसको क्या काम करना है, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इससे कोई भी कन्फ्यूजन या एम्बिग्विटी नहीं आएगी। कोई भी कन्फ्यूजन या एम्बिग्विटी नहीं आएगी तो जो मैनेजमेंट है उस बिज़नेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसको काम करने में बहुत आसानी होगी, प्लस उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में इफेक्टिवनेस आएगी। ओके, तो यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट आपका रिलेट हो जाएगा कि हाउ क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, जो सेकंड पॉइंट था, वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन लाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एडेप्शन टू चेंज। हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है
ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए हैं उनको अडेप्ट करने के लिए। ओके, इससे क्या होगा, बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा और ग्रो करेगा। ठीक है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनके बावजूद ग्रोथ और सर्वाइवल में हेल्प करेगा बिजनेस को ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम हमेशा बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज जो हैं उनका वेस्टेज जो है वो मिनिमाइज़ हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो हटे। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूज़ हो। हम हमेशा ये बात करते हैं मैनेजमेंट में। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, अभी मैं फिर बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन्स हटा देता है ऑर्गेनाइजेशन में, सबके रोल्स को डिफाइन करके। अगेन सेकंड पॉइंट से रिलेट हो गया, अगेन जो हमने मीनिंग पढ़ा था डे 1 में उससे रिलेट हो गया। यानी कि अगर जो ये जो एम्बिग्विटी है और कन्फ्यूजन है अगर हट जाएगा, सबके रोल्स क्लैरिफाई हो जाएंगे, तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन हटेगा और इसमें जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज नहीं होगा। ओके, रिसोर्सेज विल बी इफेक्टिव यूटिलाइज्ड एंड रिसोर्सेज विल बी मिनिमम। ठीक है, रिसोर्सेज वेस्टेज विल बी मिनिमम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। स्टूडेंट्स, ये पर्सनल कौन है, ये पर्सनल एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे एक टॉपिक आने वाला है, एक कॉन्सेप्ट आने वाला है डेलीगेशन का। ये कमिंग वीडियोस में भी हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक आगे आएगा। डेलीगेशन क्या होता है, जब कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे देता है, ठीक है, किसी रूटीन काम को करने की, इसको हम डेलीगेशन पर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई रूटीन काम मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दे रहा है, उसकी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे दे रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे दो फ़ायदे होंगे। स्टूडेंट्स, पहले तो मैनेजर का जो वर्कलोड था, जो बर्डन था, वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंडली क्या होगा, जिस सबऑर्डिनेट को डेलीगेट किया गया है अथॉरिटी, उसके अंदर भी जो उसकी स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव करेंगी, उसकी ग्रोथ भी, उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ उसको भी मिलेगी। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल यानी कि दोनों लोग का, मैनेजर का भी फ़ायदा हुआ अपना वर्कलोड कम करने से, और जो सबऑर्डिनेट वर्क कर रहे थे उनका ग्रोथ और स्किल्स भी बढ़ेंगे जब वो काम किसी का डेलीगेटेड काम को करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका ग्रोथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर रहता है, एम रहता है। अब कैसे आएगा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ? स्टूडेंट्स, क्या होगा, अभी मैंने फिर से बात किया था कि जो जितने भी डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग के दौरान, या जितने भी रोल्स या पोजीशन, जॉब पोजीशंस डिफ़ाइन की जाती हैं, अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना है तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ़ जॉब पोजीशंस भी इंक्रीज़ कर देगा, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स भी इंक्रीज़ कर देगा। अगर वो प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट लाइंस बढ़ाना चाहता है तो उसको भी इंक्रीज़ कर देगा। इससे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है ग्रोथ होगा। तो ये था इम्पोर्टेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस में कन्फ्यूजन और एम्बिग्विटी को हटाने के लिए। सेकेंडली, वर्किंग रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करने के लिए। इससे क्या होगा, इससे प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्सेज का। तो ये सम अप है सारी इम्पोर्टेंस का। आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइम है एक्सरसाइज का या टेस्ट योरसेल्फ का। 2 क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क एज अ पार्ट ऑफ, यानी कि वर्क को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो किसका पार्ट है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ या नॉट असाइनिंग ड्यूटीज़। आपको करेक्ट आंसर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैं आपको हिंट देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज डैश रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, करना क्या है, आपको इसके आंसर्स अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना है डिवाइस। चैप्टर के एंड में आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा बाकी चैप्टर्स की तरह।
अपकमिंग वीडियोस जो रहेगा स्टूडेंट्स वो होगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। आप चाहें तो इसको पहले से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से अपना जो है थोड़ा बहुत इसका व्यू ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।